रमेश सक्सेना जी की दो बेटियां थीं, गौतमी और जानकी। दोनों की उम्र में लगभग 2 साल का ही फर्क था। रमेश जी की पत्नी अनामिका जी दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन सक्सेना साहब का रंग थोड़ा सा सांवला था और नए नक्श भी कुछ खास नहीं थे। बात ये थी कि गौतमी और जानकी दोनों ही अपने पापा पर गई थी और घर में अगर कोई बेहद खूबसूरत दिखता था तो वो थी गौतमी और जानकी की माँ अनामिका। सारा मोहल्ला बस यही बात किया करता था कि अगर दोनों बेटियां अनामिका पर चली जाती तो उनकी इतनी खूबसूरती होती कि कोई उनसे चेहरे से नज़र ही ना हटा सके। लेकिन गौतमी और जानकी को हमेशा से लगता था कि वो अपने मोहल्ले तो क्या, पूरे शहर की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं। और इसी गलतफहमी के चलते कई बार उन दोनों का अच्छा खासा मजाक भी बन जाता था। मम्मा, मेरी कॉलेज में ना एक पार्टी है, वहाँ पर सारी लड़कियों को साड़ी पहनकर जाना है, तो मुझे भी आपकी एक अच्छी सी साड़ी चाहिए। अरे ये भी कोई पूछने की बात है बेटा, तुम्हें जो साड़ी पहननी है तुम निकाल कर पहन लेना। वैसे भी मम्मा, आपकी साड़ी पहनकर तो मैं बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत दिखने वाली हूँ। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी बेटी तो है ही बिल्कुल चांद जैसे खूबसूरत। शायद आप ठीक कहती हैं मम्मा। जानती है, मेरी क्लास तो क्या, कॉलेज की सारी लड़कियां ना मुझसे बहुत जलती है, क्योंकि वो जानती हैं कि वो मेरी तरह कभी भी सुंदर नहीं दिख सकती। तभी वहाँ पर जानकी भी आ जाती है। मॉम, मेरी भी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मुझे भी वहाँ पर जाना है। एंड यू नो व्हाट मॉम, मेरी फ्रेंड सर्कल में भी कुछ ऐसा ही हाल है। मेरी खूबसूरती को देखकर सब लोगों की हालत ख़राब रहती है। हालत ख़राब क्यों नहीं होगी, मेरी बेटियां तो एकदम चांद की तरह है खूबसूरत। गौतमी और जानकी वहाँ से चली जाती हैं। तभी सक्सेना जी आते हैं, जो काफ़ी देर से अपनी पत्नी और बेटियों की बातें सुन रहे थे। अनामिका, माना कि तुम बहुत सुंदर हो, गौतमी और जानकी भी मेरी बेटियां हैं, मैं उनके लिए कुछ गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन इस तरह उनकी तारीफ़ करना ठीक नहीं है। लेकिन अपने बच्चों की तारीफ़ करना गलत होता है क्या? नहीं, अपने बच्चों की तारीफ़ करना गलत नहीं होता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि गौतमी और जानकी अपने आप को दूसरों से बहुत बेहतर समझती हैं। ये अच्छी बात नहीं है। वो अपने सामने किसी को कुछ मानती ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बेटियों को लगता है कि उनकी माँ इतनी सुंदर है तो वो भी सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, इसमें गलत क्या है? अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरी बात अभी समझ में नहीं आएगी। उधर गौतमी अपने कॉलेज की पार्टी में पहुंचती है। उसने अनामिका की साड़ी पहनी हुई थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह नज़र आ रही है। अरे वाह गौतमी, तुम्हारी साड़ी तो बहुत खूबसूरत है। इतनी सुंदर साड़ी कहाँ से लाई हो? ये ना मेरी मॉम की साड़ी है। मेरी मॉम इतनी ब्यूटीफुल है ना कि उनकी सारी चीज़ें अपने आप ब्यूटीफुल लगने लगती है। हाँ, तुम्हारे अलावा सब कुछ ब्यूटीफुल है तुम्हारी मॉम के पास। What do you mean? मैं सुंदर नहीं हूँ? ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं इस कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की हूँ, चाहे किसी से भी पूछ लो। अरे पूछने की क्या ज़रूरत है, लगता है तुम आईना नहीं देखती हो। इतना घमंड भी अच्छा नहीं है। इंसान जैसा हो उसे खुद को वैसा ही समझना चाहिए। मेरी मॉम इतनी खूबसूरत है तो मैं खूबसूरत क्यों नहीं होंगी? लगता है तुमने कभी मेरी माँ को नहीं देखा। रुको, मैं अभी तुम्हें उनकी फ़ोटो दिखाती हूँ। वाह, तुम्हारी मॉम तो किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लगती। काश तुम्हारी शक्ल ज़रा सी भी अपनी मॉम पर गई होती। मेरी मॉम कहती है कि मैं बिल्कुल उनकी जैसी हूँ, बहुत खूबसूरत। और तुम लोग कुछ भी कहो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उधर दूसरी तरफ जानकी अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में पहुंचती है। जानकी, ड्रेस तो बहुत अच्छा पहना हुआ है तुमने, लेकिन तुम्हें कोई दूसरा कलर ट्राई करना चाहिए था। क्यों, इस कलर में क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली ये कलर हर किसी पर सूट नहीं करता। ये तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जानकी सक्सेना पर हर चीज़ खूबसूरत लगती है। जानती हो, मिस इंडिया की तैयारी करने वाली हूँ मैं। तैयारी तो तुम किसी भी चीज़ की कर लो मेरी जान, लेकिन उसके लिए खूबसूरत होना भी तो ज़रूरी है ना। किसने कहा मैं खूबसूरत नहीं हूँ? एक बार सर से पैर तक देखो तो सही, मैं बिल्कुल अपनी मॉम की तरह खूबसूरत दिखती हूँ। तुम अपनी मॉम की जैसे नहीं दिखती, समझी? मेरी मॉम कमाल की खूबसूरत है, तभी तो मैं ऐसी हूँ। कॉलेज का हर लड़का जान छिड़कता है मुझ पर, हर किसी को मेरा नंबर चाहिए होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारी गलतफहमी है। और देखो, अपने आप पर ना इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है।
जानकी और गौतमी दोनों ही अपने घर आते हैं और कुछ दिनों के बाद मम्मा आपने रिया को देखा, कैसी लगती है वो दिखने में? हाँ, हाइट भी इतनी कम है, उसके बाल भी अच्छे नहीं है और फीचर्स तो बहुत ही अजीब से हैं। बेटा ऐसा नहीं कहते, वो जैसे भी है ठीक है। हाँ पापा, लेकिन दिखने में उतनी अच्छी भी नहीं है ना। वैसे भी मेरा और गौतमी का कोई मुकाबला ही नहीं। हम दोनों अपनी माँ की तरह खूबसूरत हैं और कोई हम जैसा दिख ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम्हारी खूबसूरती देखकर तो चांद भी शर्मा जाए। इतनी सुंदर बेटियां हैं मेरी। तुम्हारे आगे कहाँ वो रिया। देखो अनामिका, तुम गलत कर रही हो। हर माँ बाप को अपने बच्चे सुंदर लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें गलत बात सिखाओ। अरे मैंने ऐसा भी क्या सिखा दिया? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। वक्त ऐसे ही बीतता जाता है। गौतमी और जानकी को अपनी माँ की खूबसूरती के ऊपर इतना घमंड था कि उन्हें ऐसा लगता कि वो दोनों भी दिखने में दुनिया की सबसे सुंदर लड़कियां हैं। रिया दरअसल रमेश के छोटे भाई महेश की बेटी थी और वो दिखने में वाकई में खूबसूरत थी। वक्त बीतता चला जा रहा था और गौतमी और जानकी की शादी की उम्र हो गई थी। एक दिन रमेश के छोटे भाई महेश का फ़ोन आया। मैंने अपनी गौतमी के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का बहुत अच्छा है, अच्छी नौकरी है। आप चाहें तो बात चलाऊं? अरे क्यों नहीं, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा लड़का मिल गया तो गौतमी खुश रहेगी। वो क्या है ना भाई साहब, कल लड़का हमारे घर आने वाला है। अगर आप भी गौतमी को लेकर आ जाते तो ठीक रहता। महेश ये तो बता, तेरी बेटी रिया के लिए रिश्ता ढूंढा कि नहीं? इतनी सुंदर बेटी है तेरी, उसे तो कोई भी पसंद कर लेगा। आप सही कहते हैं भाई साहब, लेकिन आप बड़े हैं। पहले आपकी दोनों बेटियों का रिश्ता पक्का होना चाहिए, उसके बाद ही मेरी बेटी के बारे में मैं सोचूंगा। अच्छा ठीक है, मैं कल अपने परिवार के साथ तुम्हारे घर आता हूँ। अगले दिन रमेश अपनी दोनों बेटियों और पत्नी के साथ अपने छोटे भाई के घर पहुंचते हैं। बस अभी कुछ ही देर में वो लोग आते होंगे। गौतमी, जानकी, तुम अच्छे से तैयार होकर आ जाओ। मैं आपको ना बहुत सुंदर ड्रेस देती हूँ, मैंने स्पेशली आप दोनों के लिए मंगवाए थे। अरे रिया, हमें किसी सुंदर ड्रेस की ज़रूरत नहीं है, हम तो वैसे ही इतने अच्छे दिखते हैं। गौतमी ठीक कह रही है। जो लड़कियां नेचुरली खूबसूरत होती है ना, उन्हें किसी मेकअप की या अच्छी ड्रेसेस की ज़रूरत नहीं होती। हाँ वैसे बात तो आप दोनों की ठीक है, लेकिन फिर भी आप दोनों ये वाली ड्रेसेस पहन लीजिए ना। कुछ देर के बाद महेश के घर लड़का आता है। लड़का दिखने में काफ़ी हैंडसम था। गौतमी दीदी बाहर चलिए, सब आपको बुला रहे हैं। वैसे बेटा तुम नौकरी क्या करते हो? जी अंकल, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ये मेरी भतीजी है गौतमी, इससे मिलो। बहुत इंटेलिजेंट है हमारी गौतमी। और सुंदर भी। पूरे कॉलेज में सुंदरता के मामले में गौतमी का कोई मुकाबला नहीं। जी आंटी, लेकिन मेरे लिए खूबसूरती से ज़्यादा इंसान का नेचर मायने रखता है। आपकी बात सही है, लेकिन लड़कियों को सुंदर होना ही चाहिए। बेटा एक काम करो, तुम दोनों अकेले में बात करो, ठीक रहेगा। राहुल और गौतमी अकेले में बात करने चले जाते हैं। जी अपने बारे में कुछ बताइए आप। क्या बताना, आपके सामने हूँ और मुझे नहीं लगता मेरे गुड लुक्स के अलावा मुझे किसी भी चीज़ के बारे में बताने की ज़रूरत है। देखिए गौतमी जी, गुड लुक्स अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ होता है। आई डोंट थिंक सो। तभी वहाँ पर रिया आती है। अरे राहुल, आपको पता नहीं, हमारी गौतमी दी को बहुत अच्छा डांस करना आता है। और आपको क्या पसंद है? मुझे तो बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। मुझे नहीं पता था, सुंदर लड़कियां किताबें भी पढ़ती हैं। लेकिन रिया इतनी भी सुंदर नहीं है। वही तो ठीक लगती है, लेकिन मेरे और गौतमी दीदी के मुकाबले तो कम ही है। देखिए, मैं किसी के लुक्स को लेकर कुछ नहीं कहता, लेकिन रिया आप दोनों से कहीं ज़्यादा सुंदर है। लेकिन आप दोनों के अंदर इतना घमंड है कि आप किसी को कुछ समझती ही नहीं। कुछ देर के बाद राहुल और गौतमी सबके पास आते हैं। हो गई बातचीत? जी अंकल। तो क्या फैसला है तुम्हारा बेटा? फैसला तो आपको आपकी बेटी गौतमी बता देगी। मैं अभी चलता हूँ। बताओ गौतमी बेटा, तुम्हें लड़का कैसा लगा? पसंद आया ना? दिखने में इतना सुंदर है और जॉब भी अच्छी खासी है, पसंद तो आया ही होगा। इतना भी अच्छा नहीं दिखता, मेरी गौतमी से तो थोड़ा कम ही है। आप सही कह रही हैं माँ, घमंडी है घमंडी। शक्ल सूरत से ऐसा और घमंड इतना। तो क्या तुम्हें लड़का पसंद नहीं बेटा?
नहीं चाचा जी। रमेश अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ घर लौट जाते हैं। उनके जाने के बाद इतना अच्छा लड़का है, पता नहीं गौतमी को पसंद क्यों नहीं आया। मुझे तो लड़का बिल्कुल भी घमंडी नहीं लगा। पापा, मुझे लगता है राहुल से आपको एक बार खुद बात करनी चाहिए। ऐसा क्यों बेटा? पापा, कहना नहीं चाहिए, लेकिन गौतमी और जानकी को अपनी खूबसूरती का कुछ ज़्यादा ही घमंड है। लेकिन आप तो जानते हैं कि वो दोनों दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहती, लेकिन उनके घमंड को देखते हुए ये बात मेरे मुंह से निकल ही गई। मुझे साफ साफ बताओ बेटा, आखिर हुआ क्या है? पापा, राहुल दिखने में इतना अच्छा है और गौतमी एकदम नॉर्मल, लेकिन फिर भी राहुल ने गौतमी को पसंद कर लिया था। लेकिन उसकी घमंड भरी बातें सुनकर वो नाराज़ होकर यहाँ से गया है। क्या तुम सच कह रही हो? पापा, इसीलिए कह रही हूँ, एक बार आपको राहुल से बात कर लेनी चाहिए। अपनी बेटी रिया की बात सुनकर महेश ने एक बार फिर से राहुल को अपने घर बुलाया। राहुल बेटा, आखिर बात क्या है, मुझे बताओ। मैं जानता हूँ तुम घमंडी टाइप के लड़के नहीं हो और तुम्हें इंटेलिजेंट लड़कियाँ पसंद है। देखिए अंकल, बात ऐसी है कि गौतमी को ऐसा लगता है कि वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। मेरी नज़र में कोई भी सुंदर या बदसूरत नहीं है, लेकिन इस तरह का एटीट्यूड रखने वाली लड़की के साथ मैं अपनी लाइफ नहीं बिता सकता। देखो बेटा, बात यह है कि उन दोनों ही बहनों को हमेशा से ऐसा लगता है कि वो दुनिया की सबसे ज़्यादा सुंदर लड़कियां हैं, और इस बात को कोई उन्हें समझा भी तो नहीं सकता ना। अंकल, शक्ल से सुंदर होने से क्या होता है? अगर गौतमी का बिहेवियर अच्छा होता तो मुझे उससे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो लड़की बहुत घमंडी है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। इतना कहकर राहुल महेश के घर से चला जाता है। दूसरी तरफ रमेश भी अपनी बेटी का रिश्ता ना होने से बहुत परेशान था। कुछ दिन और इसी तरह से बीत गए। जानकी और गौतमी का घमंड कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रमेश ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। देखते ही देखते राहुल और रिया की शादी हो गई, क्योंकि राहुल ने रिया से शादी करने की इच्छा जताई और रिया के नेचर की वजह से राहुल को रिया पसंद भी थी। और इस बात से अनामिका को बहुत बुरा लगा। ये सब रिया की वजह से हुआ है। उसे राहुल चाहिए था, ज़रूर उसने ही राहुल को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई होगी और उसने मेरी बेटी से शादी करने से मना कर दिया। ये मत भूलो, अनामिका की शादी करने से मना तुम्हारी बेटी ने किया था, उस लड़के ने नहीं। तो और क्या करती? उस लड़के ने व्यवहार ही ऐसा किया था मेरी बेटी के साथ। वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन गौतमी और जानकी के घमंड की वजह से उनकी शादी की बात कहीं पर बन ही नहीं रही थी। फिर एक बार कौशल्या नाम की एक औरत अपने दोनों बेटों का रिश्ता लेकर रमेश के घर आई। नमस्ते भाई साहब, हमारे 2 बेटे हैं, समीर और आशीष। दोनों ही दिखने में एकदम फिल्म स्टार की तरह खूबसूरत लगते हैं और लड़कियां भी हमें हीरोइन जैसी ही चाहिए। अरे बहन जी, जब आप मेरी बेटियों को देखेंगी ना तो देखती ही रह जाएंगी। कटरीना और करीना से भी ज़्यादा खूबसूरत है मेरी बेटियाँ। तो फिर देर किस बात की, बुलाइए अपनी बेटियों को, ज़रा मैं भी तो देखूं आपकी हीरोइन बेटियों को। अनामिका अपनी बेटियों को बाहर बुलाती है। उन्हें देखकर कौशल्या ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। क्या हुआ बहन जी, आप इस तरह हंस क्यों रही हैं? आपने कहा था आपकी बेटियाँ कटरीना और करीना जैसी लगती है, लेकिन यहाँ तो अरे भाई, ये तो देखने में उनके पैर की धूल भी नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? पूरा मोहल्ला और पूरा कॉलेज मेरी बेटियों की खूबसूरती से जलता है। पूरे शहर में इतनी सुंदर लड़कियां किसी की नहीं है। अरे गलतफहमी है आपकी, गलतफहमी। ऊपर से इतना घमंड। अरे इन लड़कियों से कौन शादी करेगा? लगता है आपके घर में आईना नहीं है। देखिए बहन जी, मेरी बेटियां जैसी भी है, लेकिन आपका बात करने का तरीका बहुत ही गलत है। अरे भाई साहब, मेरे बात करने का तरीका छोड़िए, पहले घर में आईना लगवाइए ताकि आपकी बेटियों को अपनी शक्ल देखकर पता लग जाए कि वो अपने आप को कहाँ की खूबसूरत लड़कियां समझती है। अरे आंटी, आप तो कमाल करती हैं। अपने कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की हूँ मैं। सपने में हो बेटा, सपने में, हकीकत में नहीं हो। बस बहुत हो गया, आप इस तरह से मेरी बेटियों से बात नहीं कर सकते। बुरा लगा तुम्हें? देखो अनामिका बहन, मैं जानबूझकर इस तरह की बातें कर रही थी। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम्हारी बेटियां सुंदर हैं, लेकिन इस शहर की सबसे सुंदर लड़कियां नहीं हैं। हर इंसान के अंदर अपनी अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन घमंड बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन जो चीज़ हमारे पास है, क्या हम उसका घमंड भी ना करें?
और आपने मेरी बेटियों के बारे में इतना भला बुरा बोला। मुझे भी आपके बेटों से अपनी बेटियों की शादी नहीं करवानी। देखा, फिर तुम्हारा घमंड सर चढ़कर बोलने लगा। मैंने कहा तुम्हारी बेटियां सुंदर है, लेकिन ब्रह्मांड की सबसे सुंदर लड़कियां नहीं है वो। इस दुनिया में हर इंसान सुंदर है। मुझे अपने बेटों के लिए तुम्हारी बेटियां पसंद है, लेकिन इससे पहले इन्हें अपना घमंड छोड़ना होगा। दिखाइए तो ज़रा अपने बेटों की तस्वीर। कौशल्या जैसे ही अपने दोनों बेटों की तस्वीर अनामिका को दिखाती है, अनामिका देखकर हैरान रह जाती है। उनके बेटे वाकई में बहुत हैंडसम थे। देखा, मेरे बेटे दिखने में इतने सुंदर हैं। मैं चाहूँ तो घमंड कर सकती हूँ, लेकिन नहीं। और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटियाँ भी अपने अंदर के इस गुरूर को ख़त्म कर दें। और जिस दिन ऐसा हुआ ना, मैं खुद उन्हें अपने घर की बहू बना कर ले जाऊँगी। आप ठीक कहती हैं बहन जी। जिस बात को मैं अपनी पत्नी और बेटियों को नहीं समझा पा रहा था, आपने बहुत आसानी से समझा दिया। इसके बाद अनामिका और उन दोनों सुंदर बहनों को इस बात का एहसास हो गया कि वो सुंदर थी, लेकिन दुनिया की सबसे सुंदर लड़कियां नहीं थी। कुछ ही दिनों के बाद कौशल्या ने अपने दोनों बेटों के साथ उनकी शादी करवा दी और अपने सुंदर होने का घमंड छोड़ देने की वजह से उनकी आने वाली पूरी जिंदगी खुशी खुशी बीतने लगी। मेघा और नमन दोनों सगे भाई बहन हैं। नमन ने मेघा की शादी बहुत धूमधाम से कराई, लेकिन उसका पति रोज शराब पी कर आता और उसके साथ मारपीट करता। कई सालों तक मेघा ये सब बर्दाश्त करती रही। एक दिन उसका भाई उसके पास आया। मेघा, कैसी हो बहन? और तुम्हारा बेटा बंटी कहाँ है? मैं ठीक हूँ भैया, वो सो रहा है। मेघा, ये तुम्हारे चेहरे पर चोटों के निशान कैसे? क्या हुआ? नमन मेघा से बार बार चोटों के बारे में पूछने लगा। भाई के इस तरह से बार बार पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया। नमन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। मेघा, तुम्हारा पति तुम्हें इतनी बुरी तरह से मारता पीटता है और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? तुम्हें कोई जरूरत नहीं ऐसे जालिम इंसान के साथ रहने की। लेकिन भैया, मैं रहूंगी कहाँ? तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, मेरे साथ रहोगी तुम। भाई, आपको पता है भाभी का स्वभाव कैसा है। वो 2 दिन तो मुझे घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, सारी जिंदगी कैसे बर्दाश्त करेंगी? तुम शालिनी की चिंता मत करो, उसे मैं समझा दूंगा। अभी तुम चलो मेरे साथ। नमन मेघा का तलाक करवाकर उसे और बंटी को अपने साथ लेकर घर आता है और ये बात जब शालिनी को पता चलती है तो वो दोनों को खूब सुनाती है। अरे ये क्या किया आपने? अपनी बहन की तलाक करवा दी। दामाद जी को एक मौका तो देकर देखते, क्या पता वो सुधर जाते। शालिनी, मेघा ने उसे 5 साल तक मौका दिया है। इन 5 सालों में एक भी दिन मेरी बहन खुश नहीं रही उसके घर पर। अरे शादीशुदा जिंदगी में छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तलाक लेकर मायके में आकर बैठ जाओ। एक तो पहले ही इतनी महंगाई हो रही है, ऊपर से आप 2 लोगों की जिम्मेदारी और ले आए। शालिनी वहां से बड़बड़ाते हुए किचन में चली जाती है। नमन मेघा के सर पर हाथ रखता है और उसे कमरे में भेज देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मेघा अपने बेटे के लिए किचन में दूध गर्म कर रही थी, तभी वहां पर शालिनी आ जाती है। क्या कर रही हो मेघा? भाभी, बंटी के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। कराओ अपने बेटे को दूध की कुल्लियां, और तुम भी करो ना। तुम्हें पता है जब से तुम आई हो तब से घर का खर्चा कितना बढ़ गया है। पहले 1 लीटर दूध लेते थे और अब 2-2 लीटर भी कम पड़ जाते हैं। भाभी, मेरा बेटा तो दिन में 1 ही बार दूध पीता है। हाँ, हर बात का जवाब है तुम्हारे पास, है ना? अरे एक बार तो तुम हमारे सामने देती हो। ये बताओ ना, चोरी छिपे कितनी बार देती हो? भाभी, मैं अब ज्यादा जुबान मत चलाओ, हाथ चलाओ और मुझे जल्दी से चाय बना कर दो। मेघा को शालिनी की बातों का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। लेकिन उसका भाई अपनी पत्नी की सारी बातें सुन लेता है और मेघा का हौसला बढ़ाते हुए कहता है। मेघा, तुम अपनी भाभी की बातों का बुरा मत माना करो। तुम्हें पता है ना वो कैसी है। वो बस ऊपर ऊपर से बोलती है, दिल से बहुत अच्छी है। मेघा बहुत उदास थी, लेकिन अपने भाई की बातें सुनकर रोने लगी। भाई, आप क्यों लेकर आए मुझे यहाँ? मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ देते। अरे मेघा, रो मत बहन। देखो, मुझे पूरा यकीन है एक दिन तुम्हारी भाभी जरूर समझेंगी। और छोड़ना अपनी भाभी को। तेरा भाई तुझे और बंटी को प्यार करता है ना। नमन अपनी बहन को समझाकर चला जाता है और मेघा घर के कामों में लग जाती है।
तभी उसे कांच के टूटने की आवाज आती है। मेघा बाहर आकर देखती है तो बंटी के पास कांच के शोपीस के टुकड़े पड़े थे। मेघा अपने बेटे को कुछ बोल पाती इससे पहले शालिनी आते ही बंटी से बोलने लगी। बंटी, ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता है कितना महंगा था ये? बंटी बेटा, क्यों तोड़ा तुमने? माँ मैंने नहीं तोड़ा, ये किनारे पर रखा था, अपने आप गिर कर टूट गया। ए, झूठ मत बोल। इसका मन कर रहा था ऊपर से गिरने का, जो ये गिर गया है? तेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। सच बता, तूने ही गिराया है ना? भाभी, बंटी कभी झूठ नहीं बोलता। अगर वो मना कर रहा है तो इसने नहीं गिराया, इसने सच में नहीं गिराया होगा। सारी दुनिया में सिर्फ तू और तेरा बेटा ही सच्चा है, हैं? बाकी सब झूठ है। अपने पति के बारे में न जाने क्या क्या झूठ बोला तुमने, जो नमन तुम्हें उठाकर यहाँ ले आए। तेरे पति की गलती नहीं, तेरी ही गलती होगी। भाभी, आपको सच्चाई का पता नहीं, फिर भी बोले जा रही हो। सब पता है मुझे। तुझे पता है कितना महंगा शू पीस था ये? जब से आई हो खर्चे बढ़ाए जा रही हो। कमाने वाला एक और खाने वाले इतने सारे। मुझे पता है कैसे मैनेज कर रही हूँ सब कुछ मैं। ऊपर से तुम और तुम्हारा बेटा बस काम बिगाड़ देते हो। शालिनी मेघा को बहुत सुनाती है। मेघा बंटी को समझाती है कि वो आगे से किसी चीज को हाथ ना लगाए। ऐसे ही शालिनी मेघा को परेशान करती रहती, उससे सारे घर का काम कराती और ताने भी मारती, वो अलग से। एक दिन मेघा ने अपने भाई से कहा, भैया बंटी का स्कूल में एडमिशन करवाना है, उसका 1 साल तो बर्बाद हो गया है। आप पुराने स्कूल से उसकी टीसी निकाल कर उसका यहीं किसी स्कूल में एडमिशन करवा दो ना। हाँ बहना, तुम सही कह रही हो। मैं किसी अच्छे स्कूल में बंटी का एडमिशन करवा देता हूँ। अच्छे स्कूल में? कभी सोचा भी है कि अच्छे स्कूल की फीस कितनी अच्छी होती है? पास वाले सरकारी स्कूल में करा देते हैं एडमिशन। शालिनी, मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी। जहाँ मुझे कराना होगा मैं खुद करा लूँगा। नमन ऑफिस के लिए निकल जाता है और अगले दिन शालिनी अपने रूम की सफाई कर रही होती है कि तभी उसे एक बड़े स्कूल की रसीद मिलती है जिसमें एडमिशन फीस लिखी थी। शालिनी तुरंत अपने पति की बैंक की पासबुक देखती है तो उस पर 50,000 रुपये कम होते हैं। अब शालिनी का गुस्सा चौथे आसमान पर था। वो चीख चिल्लाकर सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लेती है। अरे क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? हाँ शालिनी, क्या हुआ? अरे देखो ना, पहले तो नमन इस मेघा का तलाक कराकर इस घर में ले आए, अब सारी दौलत इस कलमुही पर लुटा रहे हैं। अरे इतनी महंगाई में हम इसे रख रहे हैं, ये क्या कम बड़ी बात है? इसका खाना पीना दवाई दारू सब कुछ हमें ही देखना पड़ता है। और नमन तो अपनी बहन के प्यार में इतने अंधे हो गए कि अपने और मेरे भविष्य के बारे में सोच ही नहीं रहे। भाभी, क्यों सबके सामने तमाशा बना रही हो? अंदर चलो और बताओ बात क्या है। देख लो, आप सभी देख लो, कितनी भोली बनने का नाटक कर रही है। इसके भोलेपन पर मत जाना, बहुत चालाक चीज है ये। इसी के बेटे के एडमिशन के चक्कर में मेरे भोले भाले पति ने 50,000 खर्च कर दिए। भाभी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। भैया ने तो अभी इसका एडमिशन करवाया ही नहीं। अंधी हूँ क्या मैं? हमारे घर में बंटी के अलावा कोई और बच्चा है क्या? ये देख देख कितने बड़े स्कूल में एडमिशन करवाया है, और देख ये रसीद, कितनी फीस भरी है। तू इस घर से मत निकलना, मुझे और मेरे पति को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। अच्छे से शादी कराई तुम्हारी, तू खुद तो इस घर से गई नहीं, एक और मुसीबत हमारे लिए लेकर आ गई। इस तरह शालिनी ने सारे मोहल्ले के सामने मेघा को बहुत भला बुरा सुनाया। मेघा सारा दिन अपने कमरे में बैठकर रोती रही। वहाँ शालिनी का गुस्सा भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने नमन से भी खूब झगड़ा किया। रात को सब सो गए, तब शालिनी के फोन पर उसकी बहन सुहानी का फोन आया। सुहानी, क्या हुआ? तूने इतनी रात को क्यों फोन किया? सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी, सब ठीक है। मैंने जीजा जी को थैंक्स बोलने के लिए फ़ोन किया था, वो फ़ोन नहीं उठा रहे ना अपना। लेकिन आपको क्या हुआ? आप क्यों परेशान लग रही हो? अरे क्या बताऊँ, छोड़। अच्छा, तुझे थैंक्स क्यों बोलना है अपने जीजा जी को? दीदी, जीजा जी ने मेरे बेटे का एक बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन करवाया है और फीस भी उन्होंने ही भरी है। जीजा जी ना बहुत अच्छे इंसान है। एक बार मेरे कहने पर ही उन्होंने मेरी मदद कर दी। क्या? उन 50,000 से नमन ने तेरे बेटे का एडमिशन कराया था? अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। शालिनी अपनी बहन की बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। वो अपने सुबह के बर्ताव के बारे में सोचने लगी।
शालिनी की आंखों के सामने बार बार मेघा के आंसू और बंटी का चेहरा घूम रहा था। वो उनके कमरे में गई तो मेघा बंटी को अपने सीने से लगाकर सो रही थी। उन दोनों को इस तरह सोते देख शालिनी की आंखें नम हो गई।